हेलो एवरीवन, दिस इज अर्षित तारी। आप सभी को मेरी तरफ से एक प्यार भरा सलाम। डियर स्टूडेंट्स, आज इंटर की बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो कि है सपोर्ट एंड मूवमेंट। सपोर्ट क्या है, मूवमेंट क्या है, थोड़ा सा इसे समझ लेते हैं। सपोर्ट को समझने के लिए एक दो मिसाल ले लेते हैं। मैं आपसे एक सवाल करता हूँ, क्या अगर इस बिल्डिंग की मैं दीवारें तोड़ दूँ, इस बिल्डिंग की छत वैसे खड़ी रहेगी? दूसरा सवाल, अगर मैं चाहूँ कि इस स्टैंड के तीनों पैरों को तोड़ दूँ, वैसे ही मोबाइल पड़ेगी, कैमरा पड़ेगी, रिकॉर्डिंग होगी? क्या मैं अपने हाथ के बोन्स को निकाल लूँ, आपके सामने बोर्ड पर लिख पाऊँगा? नहीं। सर, आप ऐसे सवाल पूछते क्यों? इनका मतलब क्या है? हाँ, इन सवालों का मतलब यह है कि क्या अगर वो चीज़ें होंगी तो सपोर्ट होगा, नहीं होंगे तो सपोर्ट नहीं होगा? बिल्कुल नहीं होगे तो सपोर्ट नहीं होगा, क्योंकि सपोर्ट एक वो चीज़ है जिसमें जो सपोर्टर होता है ना, उसकी गैर मौजूदगी हमारे अंदर कुछ अनस्टेबल कंडीशन, अनरिलायबल कंडीशन की होने की एहसास दिलाती है। उनकी गैर मौजूदगी, जो सपोर्टर होते हैं वो गैर मौजूद होंगे ना, हमारे अंदर एक अनएबिलिटी, अनस्टेबल कंडीशन की एहसास प्रोड्यूस होगी। वो अनएबल कंडीशन क्या है? मैंने कहा कि अगर मैं हाथ के बोन से निकाल लूँ, मैं लिख नहीं पाऊंगा। ना लिख पाना एक अनएबल कंडीशन है, ठीक है? तो मुश्किल घड़ी है, मुश्किल कंडीशन है। इसकी कंडीशन की एहसास कौन दिलाता है? गैर मौजूदगी ऑफ सपोर्टर्स। अच्छा, सपोर्ट क्या है? सपोर्ट वो चीज होती है जो सस्टेन करता है, अपहोल्ड करता है किसी भी बॉडी को, किसी भी ऑर्गन को अगेंस्ट द ग्रेविटी। क्या? टू अपहोल्ड एंड टू सस्टेन टू द बॉडी अगेंस्ट द ग्रेविटी। फॉर एग्जाम्पल, इस बिल्डिंग की जो छत है ना, उसको ग्रेविटी के तहत आना नीचे आइए, लेकिन क्यों नहीं आ रही? इसके सपोर्टर जो खड़े हैं ना, ये दीवार है ना, सामने वाली दीवार, वो वाली दीवार, ये वाली दीवार, जो चार दीवारें हैं ना, वो उनकी सपोर्ट करते हैं। सपोर्ट क्या है? इस छत को अगेंस्ट द ग्रेविटी इसको सपोर्ट की हुई है, ये दीवारें उनको अपोर्ड की हुई है, ठीक है? फॉर एग्जाम्पल, जिस कुर्सी पर आप खड़े हैं वो कुर्सी आपको सपोर्ट दे रही है अगेंस्ट द ग्रेविटी। ग्रेविटी का काज क्या है? ग्रेविटी का होना चाहिए कोई भी चीज नीचे खींचे जाए। जो न्यूटन बैठा था दरख्त के नीचे, एप्पल गिर रहा था, वो ऊपर क्यों नहीं गया? इसका सवाल ये था। कोई भी चीज ऊपर क्यों नहीं जा रहा? खुद ब खुद ग्रेविटी की वजह से नीचे आ रही है। लेकिन अगेंस्ट ग्रेविटी जो आपको सपोर्ट करे वो सपोर्टर होता है। कुर्सी आपकी सपोर्टर है, जो आपको सपोर्ट करता है नीचे जाने से, सस्टेन करती है, अपहोल्ड करती है अगेंस्ट द ग्रेविटी। ठीक, आई बात समझ में? बोलो हाँ के ना? पक्का? वेरी नाइस, गुड। तो क्या हर लेवल पर सपोर्ट एक ही होती? नहीं। जैसे जैसे ऑर्गेनिज्म डेवलप करते हैं, ग्रोथ करते हैं, इवोल्यूशन वाले प्रोसेस में जाकर, तो उसकी सपोर्ट की लेवल भी ना थोड़ा सा चेंज हो जाता है। सो उसकी लेवल बाद में पढ़ते हैं, पहले सपोर्ट को पढ़ते हैं कि व्हाट इज सपोर्ट। एंटर बायोलॉजी सपोर्ट एंड मूवमेंट। सपोर्ट एंड मूवमेंट। व्हाट इज सपोर्ट? सपोर्ट क्या है? टू अपहोल्ड एंड सस्टेन द बॉडी अगेंस्ट ग्रेविटी। ग्रेविटी के अगेंस्ट कोई बॉडी अपहोल्ड हो या सस्टेन हो जाए तो उसे हम सपोर्ट कहते हैं। इससे रिलेटेड टर्म मूवमेंट होता है। मूवमेंट क्या है? वेरी नाइस। मूवमेंट को थोड़ा सा बाद में पढ़ लेते हैं, सपोर्ट को क्लियर कर लेते हैं कि क्या सपोर्ट हर लेवल पर सेम है? नहीं, आपकी लेवल पर अलग है, किसी यूनिसेलुलर लेवल की जो स्केलेटन है या सपोर्ट लेवल है थोड़ा सा डिफरेंट है, आपसे कम है। जो हायर एनिमल्स हैं उनके सपोर्ट की लेवल थोड़ी सी डिफरेंट होती है, ठीक है? फॉर सपोज कोई एक बच्चा है 4-5 साल का, उसके लिए प्लास्टिक की चेयर हमने ले ली, छोटी सी, उस पर वो बच्चा बैठ सकता है। आप बैठेंगे तो उसकी कंडीशन क्या होगी? वो टूट जाएगी, क्योंकि वो आपके सपोर्ट के लिए नहीं है, वो उस बच्चे की सपोर्ट कर सकता है जो कि 4-5 साल का है, ठीक है? अगर आप जिस कुर्सी पर बैठे हैं वो आपकी ही सपोर्ट कर पाएगी। अगर मैं क्या करूं, इस आपकी कुर्सी पर हाथी को बिठा दूं, उस कुर्सी की क्या हालत होगी? वो कुर्सी ही टूट जाएगी, क्योंकि कुर्सी आपकी सपोर्ट कर सकती है, हाथी की सपोर्ट नहीं कर सकती। ठीक, सपोर्ट की लेवल थोड़ी सी डिफरेंट होती है। फिर सपोर्ट के लिए एक फ्रेमवर्क चाहिए।
सपोर्ट करने के लिए क्या चाहिए, फ्रेमवर्क चाहिए। वो फ्रेमवर्क किसका बना हुआ है, या लिविंग सेल का या नॉन लिविंग सेल का। तो सपोर्ट की लेवल पर फ्रेमवर्क के कितने टाइप्स हैं वो भी हम पढ़ लेते हैं। सपोर्ट इज डन बाय नेटवर्क का फ्रेमवर्क, यहां आप फ्रेमवर्क कर दें बस, फ्रेमवर्क ऑफ लिविंग एज वेल एज नॉन लिविंग सेल्स। नॉन लिविंग सेल पढ़ें या टिश्यू पढ़ लें, क्योंकि सेल्यूलर लेवल पर और टिश्यू लेवल भी नॉन लिविंग टिश्यू भी स्केलेटन हो सकता है। एक पढ़ लेते हैं हाइड्रोस्टेटिक स्केलेटन। हाइड्रोस्टेटिक स्केलेटन, ये टाइप हमारे सिंध टेक्स्ट बुक में नहीं है। अब सामने पीएमसी का सिलेबस आ गया, जनरलाइज्ड टेस्ट होगी, चारों सूबों को मिलकर सिलेबस आएगी, उस सिलेबस के बुनियाद पर टेस्ट होगी। तो इसलिए मैं भी हो सकता है हाइड्रोस्टेटिक स्केलेटन, एक्सोस्केलेटन भी आ जाएं। हम पढ़ लेते हैं थोड़ा सा ब्रीफली, डिटेल में नहीं पढ़ते, डिटेल में पढ़ेंगे हम एंडोस्केलेटन को। हाइड्रोस्केलेटन क्या है, हाइड्रो का मतलब है वाटर, स्टेटिक मीन्स कोई स्टेट रखना, स्टेडी रखना, ठीक है। हाइड्रोस्टेटिक स्केलेटन, ये स्केलेटन क्या है, असल स्केलेटन ही फ्रेमवर्क है जो क्या करता है, सपोर्ट करता है, अपोर्ट करता है, सस्टेन करता है, ठीक है। ये किसका बना हुआ होता है, या फ्लूइड का या वाटर का, फ्लूइड हो या वाटर हो, जो क्या हुआ हो अंडर हाई प्रेशर, अंडर हाई प्रेशर, हाई प्रेशर के अंदर इनक्लोज्ड, इनक्लोज्ड इन अ सेल, किसी सेल के अंदर हाई प्रेशर में इनक्लोज्ड हो फ्लूइड या लिक्विड, जिसकी वजह से क्या हो जाए, जिसकी वजह से बॉडी कंस्ट्रिक्टेड होती है। बॉडी क्या होती है, कंस्ट्रिक्टेड होती है। कंस्ट्रिक्ट की मतलब क्या है, बॉडी खींची हुई होती है, स्टैटिक स्टेडी होती है, जहां वैसे थोड़ा कह सकते हैं बॉडी क्या होती है, टर्जिड होती है, टर्जिड। जैसे ये है ना, इसके अंदर पानी भरा हुआ है बलून की फॉर्म में, इतना पानी भरा हुआ है, अगर आप उनको थोड़ा सा कंप्रेस करेंगे ना, कंप्रेस थोड़ा सा होगा फिर अपनी पोजीशन पर आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि वो टर्जिड है, इलास्टिक है, टर्जिड और इलास्टिक कह सकते हैं। ये होता है हाइड्रोस्टेटिक स्केलेटन, फ्लूइड और वाटर का बना हुआ होता है। ये किस ऑर्गेनिजम्स में मिलता है, कौन से ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनकी सेल्यूलर लेवल पर ये हाइड्रोस्टेटिक स्केलेटन होता है, ठीक है। ये होता है सेल्यूलर लेवल पर या टिश्यू लेवल पर, ठीक है। टिश्यू लेवल पर कौन से ऑर्गेनिजम्स होते हैं, अर्थवार्म हो गया, अर्थवार्म हो गया, या जेली फिश हो गई। इन ऑर्गेनिजम्स के अंदर हाइड्रोस्टेटिक स्केलेटन मिलता है, जो कि मूवमेंट कैसे करते हैं, मूवमेंट ऐसे करते हैं, मूवमेंट कैसे, प्रोपल से मूवमेंट होती है उसमें, ऐसे हो गया, फिर ऐसे करते हैं, इसके बाद ऐसे प्रोपल से मूवमेंट होती है इसकी, ये आगे प्रोपल से जहाज जैसे उड़ता है ना, प्रोपल से ऐसे सीधे उड़ता है। तो वे ये जो ऑर्गेनिजम्स हैं जिनके अंदर हाइड्रोस्टेटिक स्केलेटन होते हैं, उसके अंदर सपोर्ट लेवल थोड़ी सी वैसे होती है। अच्छा, साइटोस्केलेटन क्या है, साइटोस्केलेटन, साइटोस्केलेटन होता है सेल्यूलर लेवल पर, सेल्यूलर लेवल पर किस चीज का बना हुआ है, ये फाइबर्स का बना हुआ है, किसका, फाइबर्स का बना हुआ है। फाइबर्स कौन से, इलास्टिक फाइबर्स, कौन से फाइबर्स, इलास्टिक फाइबर्स। तीसरे फाइबर्स जो इलास्टिक फाइबर्स, माइक्रोट्यूब्यूल, माइक्रोट्यूब्यूल। अच्छा, उसके बाद किस चीज की बनी हुई होती है, ये बनी हुई होती है माइक्रोफिलामेंट्स का। ये असल में टोटल फिलामेंट्स है जो कि प्रोटीनिशियस स्ट्रक्चर रखती है, वो सब मिलकर साइटोस्केलेटन, साइटो का मतलब है सेल, स्केलेटन मींस फ्रेमवर्क, सेल लेवल की फ्रेमवर्क होती है, जो कि ये इलास्टिक कार्टिलेज फाइबर्स होते हैं, माइक्रोट्यूब्यूल होते हैं, माइक्रोफिलामेंट्स होते हैं, वो सब मिलकर एक सेलुलर फ्रेमवर्क बनाते हैं, जो सब मिलकर क्या करते हैं, इन सेल की सपोर्ट करते हैं, ठीक है। दूसरा, ये दूसरा था, 1 2 3, ये होता है एक्सोस्केलेटन। एक्सोस्केलेटन का मतलब है कोई फ्रेमवर्क बॉडी के बाहर की तरफ हो, आउटसाइड द बॉडी, आउटसाइड बॉडी। अच्छा, उसके अलावा ये नॉन लिविंग सेल का बना हुआ है, नॉन लिविंग सेल का बना हुआ है। नॉन लिविंग सेल कौन से होते हैं, इसके अंदर शेल पड़ी जाए, सिलिका पड़ी जाए, सिलिकॉन डाइऑक्साइड पड़े जाए, ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट पड़ा जाता है, इसके अंदर काइटिन पड़ा जाता है,
काइटिन नॉन सेलुलर लिविंग नॉन सेलुलर है, नॉन लिविंग है। काइटिन के बाद स्केल्स होते हैं जो कि मछली की आउटर सर्विस को, आउटर बॉडी को प्रोटेक्ट कर रही है। फीदर्स हैं जो परिंदे की आउटर बॉडी को प्रोटेक्ट करते हैं। फीदर्स के अलावा हमारे जो नेल हैं, हेयर हैं, ऑल दीज आर एक्सोस्केलेटन्स जो कि बॉडी के बाहर की तरफ होती हैं। शेल क्या करती हैं? प्रोटेक्ट करती हैं। सिलिका आउटर तरफ होते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं। कैल्शियम कार्बोनेट किस में मिलता है? काइटिन किस में मिलता है? ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट हमारे मोलस्कस जो बॉडी होती है उसके अंदर, मोलस्कस फाइलम के अंदर जो ऑर्गेनिजम्स आते हैं उनका आउटर एक्सोस्केलेटन कैल्शियम कार्बोनेट का बना हुआ होता है, जबकि आर्थ्रोपोड्स की आउटर बॉडी एक्सोस्केलेटन काइटिन का बना हुआ होता है। परिंदों के पास फीदर्स होते हैं जो अपनी प्रोटेक्ट करते हैं, इंटरनल ऑर्गन्स की प्रोटेक्ट करते हैं। हमारे जो नेल होते हैं वो भी एक्सोस्केलेटन होते हैं, नॉन लिविंग होते हैं, ये बढ़ते नहीं है। इस जब भी एक्सोस्केलेटन पढ़ा जाता है ना, उस एक्सोस्केलेटन के लिए उसके अंदर दो टर्म पढ़े जाते हैं, माना एक रखते हैं। क्या? एक डाइसिस, क्या? एक डाइसिस, या हम इसे माउल्टिंग भी कहते हैं। माउल्टिंग, एक डाइसिस और माउल्टिंग क्या है और किसके लिए एक्सोस्केलेटन में पढ़ा जाता है? अब याद रखें, एक्सोस्केलेटन है मतलब बाहर की तरफ। स्केलेटन किसके लिए सपोर्ट के लिए होता है? लिविंग ऑर्गेनिज्म की सपोर्ट के लिए होता है। जब तक ये होता है तब तक कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म ग्रोथ नहीं कर पाएगा, अपनी साइज नहीं बढ़ा पाएगा। जब ये टूट जाएगा तो अपनी साइज बढ़ा देगा, अपनी ग्रोथ कर पाएगा। जब ये एक्सोस्केलेटन टूट जाए तो हम इसे एक्डाइसिस कहते हैं या माउल्टिंग कहते हैं, क्योंकि ये माउल्टिंग एक्डाइसिस तभी पॉसिबल बनता है जब ये टूट जाए और लिविंग ऑर्गेनिज्म अपनी साइज को ग्रो करे। ठीक है, एक्डाइसिस का मतलब क्या है? ब्रेकिंग ऑफ एक्सोस्केलेटन, दिस टर्म इज कॉल्ड एज एक्डाइसिस या माउल्टिंग कहते हैं। उसके साथ साथ सपोर्टेड मूवमेंट के हवाले से, मूवमेंट मूवमेंट क्या है भाई? मूवमेंट मतलब है एक्शन ऑफ मूविंग, बस सिंपल एक्शन ऑफ मूविंग या एक्ट ऑफ मूविंग कह सकते हैं, चलने का काम, क्या? हरकत का काम। इस मूवमेंट का मतलब क्या है? हरकत हो जाए, हरकत करना। मूवमेंट थोड़ा सा उसके साथ रिलेटेड लोकोमोशन वर्ड भी है। मैं आपके सामने खड़ा हूं, हाथ हिला रहा हूं, अपने हेड को शेक कर रहा हूं, अपने हेड्स को शेक कर रहा हूं, यहाँ पर बोर्ड पर खड़े होकर बोर्ड पर लिख रहा हूं, ये मेरी मूवमेंट है। ठीक है, मूवमेंट क्या है? किसी बॉडी के अंदर किसी पर्टिकुलर ऑर्गन्स का इस्तेमाल हो, उस पर्टिकुलर ऑर्गन की मूवमेंट हो, उसके हम क्या कहते हैं? मूवमेंट कहते हैं। अपनी पोजीशन मुकम्मल चेंज नहीं हुई। ठीक है, अगर मैं क्या करता हूँ दूसरी कंडीशन में, बोर्ड के इस कॉर्नर से इस कॉर्नर तक आप खुद चल के आता हूँ, तो वो मेरी हुई लोकोमोशन। क्या हुई? लोकोमोशन। लोकोमोशन का मतलब मूवमेंट ही होता है, वो मूवमेंट जिसके अंदर पूरी बॉडी, होल बॉडी अपनी पोजीशन चेंज करे वन प्लेस से टू अनदर प्लेस, तो हम उसे क्या कहते हैं? लोकोमोशन। मूवमेंट क्या होती है? एक्शन ऑफ मूविंग ऑफ पर्टिकुलर ऑर्गन, नो पोजीशन चेंज एटसेट्रा। अच्छा, लोकोमोशन क्या है? मूवमेंट in which a whole body changes its position from one place to another place। एक जगह से दूसरी जगह पर कोई फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, एक जगह से दूसरी जगह पर कोई भी बॉडी अपनी पोजीशन चेंज कर ले तो उससे हम क्या कहते हैं? लोकोमोशन कहते हैं। जो मूवमेंट कर सकते हैं, जो पोजीशन चेंज नहीं कर सकते अपनी एक जगह से दूसरी जगह सर, तो हम उसे सेसाइल कहते हैं। लोकोमोशन के अंदर जो मूवमेंट होती है फ्रॉम एक जगह से दूसरी जगह तक, तो हम उसे मोटाइल ऑर्गेनिजम्स कहते हैं। फॉर एग्जांपल प्लांट्स क्या करते हैं? मूवमेंट करते हैं, जबकि एनिमल्स भी मूवमेंट करते हैं किसी पर्टिकुलर ऑर्गन्स की। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ? लोकोमोशन में एग्जाम्पल लिख लेता हूँ ओनली एनिमल्स, क्योंकि एनिमल की दुनिया ही अपनी पूरी बॉडी को एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाती है। ठीक है, वो इसे हम सेसाइल कहेंगे, इसे मोटाइल कहेंगे। जो अपने मुकम्मल तौर पर पोजीशन चेंज कर ले हम उसे मोटाइल कहेंगे। सर मूवमेंट पर होती क्यों है? अच्छा, मूवमेंट इसलिए होती है कोई भी ऑर्गेनिजम्स अपने डिमांड्स फुलफिल कर सके। डिमांड्स कौन से होते हैं? डिमांड से रिप्रोडक्शन होता है, डिमांड्स प्रोटेक्शन होती है, हमें हिफाजत मिले। डिमांड फूड होता है, हमें फूड मिले। डिमांड शेल्टर होता है, हमें शेल्टर मिले। डिमांड क्या होता है?
डिमांड सब चीज़ें हैं, ठीक है। जो चीज़ हमें मिल सके, हमें फ़ायदा पहुंचाए, बेनिफिट लें उनसे, तो हमारी डिमांड है, वो हमारी डिमांड फुलफिल करे। जो फुलफिल करे जो कंडीशन, तो हम उसे मूवमेंट कहेंगे, ठीक है। फुल डिमांड के फुलफिल का जो काज है वो क्या है? मूवमेंट। मूवमेंट के लिए क्या जरूरी है? मूवमेंट के लिए स्टिमुलस जरूरी होती है। स्टिमुलस क्या है? स्टिमुलस एक इरिटेबिलिटी है। क्या हिंदी को हम क्या बोलेंगे? बितको। कोई भी चीज आपके सामने जो पड़ी है, अगर वो आपके अंदर रिस्पांस देने की एहसास दिलाए, तो वो स्टिमुलस है। स्टिमुलस को क्या लिखेंगे? स्टिमुलस को क्या लिखेंगे? स्टिमुलस है काज ऑफ ऑर्गेनिज्म, सॉरी काज ऑफ क्या है? स्टिमुलस है काज ऑफ रेस्पॉन्स। रेस्पॉन्स की काज है, यहां इसे इरिटेबिलिटी कहते हैं। इरिटेबिलिटी क्या है? इरिटेबिलिटी वो चीज है जो आपके अंदर रिस्पांस देने के लिए कुछ पैदा करे, कुछ मूवमेंट दिलाए। तो रिस्पांस या इरिटेबिलिटी क्या है? इरिटेबिलिटी होती है अ रेस्पॉन्स टू स्टिमुलस। सर इसका थोड़ा मिसाल दे सकते हैं? हाँ, मिसाल दे सकता हूं। फॉर एग्जाम्पल, आपके सामने रोज पानी का गिलास पड़ा हुआ होता है सामने। क्लास के अंदर 50 से 100 शागिर्द हैं, सामने 250 का गिलास पड़ा हुआ है। आप बस उसे इग्नोर कर लेते हैं क्योंकि पानी रोज पीते हैं। दूसरे दिन प्याउन ने क्या किया? इस गिलास के अंदर जूस भरा हुआ है, या जूस टीचर पढ़ा रहा है। आपके सामने जो गिलास पड़ा है ना जूस का, आपने तो कभी नहीं पिया जूस। कभी जूस पिया हो तो उस पानी की तरह आप उसे इग्नोर करते। आपने जूस पहली बार देखा, वो आपके अंदर अब इरिटेबिलिटी पैदा करेगी, वित्त को पैदा कर लो, ठीक है। इरिटेबिलिटी पैदा करेगी तो सर निकल जाए तो मैं यार इस जूस को यार रहा नहीं हो जा, वो गिलास मेरे पास आएगा, नहीं मैं उसके पास रहूँगा, क्योंकि इरिटेबिलिटी उस ऑर्गेनिजम्स के अंदर पैदा होती है। मूवमेंट करने की सलाहियत, मूवमेंट करने का काज पैदा होता है। वो काज क्या है? स्टिमुलस था गिलास जिसके अंदर जूस पड़ा है, आपके अंदर रेस्पॉन्स देने की इरिटेबिलिटी पैदा की, जिसकी वजह से आपको बैठना नहीं होता कुर्सी पर, आप बार बार उठते जाएंगे। सर निकले, सर वहां पर मूड कर ले, सर वहां पर हिट कर ले कि मैं उस गिलास को ले लूं और जूस पी लूं, ठीक है। अब अगर आपको गिलास नहीं मिल सका, दूसरा और लड़का जूस का गिलास पी गया, तो आपके अंदर क्या इंप्रेशंस पैदा होंगे? पहले तो आप देखेंगे गिलास में से सही निकल जाए, मैं उस लड़के को देखूं, ठीक है। ये थी गिलास जिसके अंदर जूस पड़ा है, वो था आपके लिए स्टिमुलस, जो आप रेस्पॉन्स देने की आपके खुद के अंदर एक कंडीशन बनाए, तो उसके अंदर उसको क्या कहता है? वो उसको कहते हैं इरिटेबिलिटी। इरिटेबिलिटी क्या है? रेस्पॉन्स टू स्टिमुलस। किसी स्टिमुलस को हम रेस्पॉन्स दें, वो होता है इरिटेबिलिटी। अच्छा, स्टिमुलस क्या है? काज ऑफ रेस्पॉन्स, जिसकी वजह से हम रेस्पॉन्स दे सकें उसको हम स्टिमुलस कहेंगे। स्टिमुलस की वजह से मूवमेंट पॉसिबल होती है, लोकोमोशन पॉसिबल होता है, ठीक है। ये सब था। अब हम एंडोस्केलेटन की तरफ बढ़ते हैं, जो कि हायर एनिमल्स में होता है, हायर बॉडी लेवल पर होता है। स्केलेटन के कितने टाइप है? 4। साइटोस्केलेटन, हाइड्रोस्टेटिक स्केलेटन, एक्सोस्केलेटन, फिर लास्ट में आता है एंडोस्केलेटन, जो हमारे अंदर है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स लाइक एनिमल्स के में है। तो हमारे अंदर जो एंडोस्केलेटन होगा हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो डिटेल में पढ़ने के लिए आगे चलते हैं एंडोस्केलेटन की तरफ। एंडोस्केलेटन क्या है? एंडोस्केलेटन एक ऐसा फ्रेमवर्क है जो इनसाइड द बॉडी होती है। क्या होता है? इनसाइड द बॉडी फ्रेमवर्क, इनसाइड बॉडी के अंदर कोई फ्रेमवर्क हो और वो सपोर्ट करे तो हम उसे एंडोस्केलेटन कहेंगे। वेट ऑफ लिविंग टिश्यूज, वेट ऑफ वो लिविंग टिश्यूज का बना हुआ होता है। लिविंग टिश्यूज कौन से होते हैं? बोन और कार्टिलेज का बना हुआ होता है, बोन और कार्टिलेज। हम जो सेल्स हैं इसके अंदर, उन सेल्स को पढ़ेंगे कि ये सेल्स कैसे स्केलेटन को बनाते हैं, ठीक है। उसके अंदर हम पहले बोन को ले लेते हैं। बोन क्या है? याद रखें, बोन एक ऐसा लिविंग टिश्यू है जो कि हमारी बॉडी के अंदर ज्यादा से ज्यादा पाया जाता है एज कंपेयर टू कार्टिलेज। कार्टिलेज बॉडी के अंदर किसी मखसूस एरिया पर हो सकता है, लेकिन जहां आप कहीं देखोगे तो वहां हमें बोन मिलेगा। बोन एक लिविंग कनेक्टिव टिश्यू है जो डिफरेंट ऑर्गन्स के पाथवे को प्रोवाइड कर सकता है, प्रोटेक्ट कर सकता है, उसके अंदर मूवमेंट की पॉसिबिलिटी कर सकता है अलॉन्ग विद मसल्स। उसके अंदर बोन मेरो
बना सकता है, बोन मेरो के अंदर ब्लड सेल्स की प्रोडक्शन कर सकता है। उसके अलावा क्या कर सकता है, बोन हमें सपोर्ट करता है, ठीक है, मिनरल्स स्टोर करता है, लाइक कैल्शियम वगैरह जो भी हैं वो सब मिलकर हमारे बॉडी को सपोर्ट करते हैं और सब मिलकर एंडोस्केलेटन बनाती हैं। जो एंडोस्केलेटन हमारा एक फ्रेमवर्क है इनसाइड द बॉडी। अगर हम क्या करें, एंडोस्केलेटन के पूरे बोन्स निकाल लें, क्या जैसे हमारी बॉडी अभी खड़ी है वैसे मसल्स खड़े रहेंगे? नहीं, क्योंकि सपोर्ट करने वाले जो बोन है, जो एंडोस्केलेटन फ्रेमवर्क है, वो तो हमने निकाल लिया। अब खाली बॉडी जैसे अभी खड़ी है वो वैसे नहीं रहेगी, ठीक। सपोर्ट करने के लिए एंडोस्केलेटन होता है, उसके अंदर बोन होते हैं। बोन क्या है, हार्ड टिश्यूज हैं, हार्ड नॉन इलास्टिक फाइब्रस होते हैं, या ऐसे कह सकते हैं नॉन इलास्टिक के साथ इनफ्लेक्सिबल। वो फ्लेक्सिबल नहीं है, इलास्टिक नहीं है, हार्ड नॉन इलास्टिक एंड इनफ्लेक्सिबल टिश्यूज। आप लिविंग टिश्यूज कह सकते हैं, लिविंग यहां पर इस्तेमाल किया हुआ है, ऐसे कह सकते हैं कि टिश्यूज बस। बोन्स हार्ड नॉन इलास्टिक एंड इनफ्लेक्सिबल टिश्यूज हैं। याद रखें, बोन के कई सेल हैं और बोन की स्ट्रक्चर, उसके कंपोजिशन और उसका फंक्शन थोड़ा सा क्या होता है, वो सेम होता है। ऑर्गेनिज्म के अंदर जो बोन्स होते हैं वो स्ट्रक्चर फंक्शन के हिसाब से सेम होते हैं, लेकिन उसकी शेप और साइज थोड़ी सी डिफरेंट होती है। फॉर एग्जांपल, हमारे हाथ के जो बोन्स होते हैं और पाँव के बोन्स, उसका काम सेम है, उसकी स्ट्रक्चर सेम है, लेकिन साइज और शेप डिफरेंट है, पोजीशन भी डिफरेंट है। याद रख लें, हमारी पोजीशन, हाथ की बोन्स की पोजीशन अपर आर्म में होता है, पेक्टोरल गार्डन में होता है, वैसे कह सकते हैं फोर आर्म में होता है, जबकि पाँव के जो बोन्स होंगे उनकी पोजीशन कहाँ होता है, लिम्स के अंदर होता है, उसके साइज थोड़ी सी डिफरेंट, शेप डिफरेंट, पोजीशन डिफरेंट। बोन्स जो भी है पोजीशन, साइज और शेप में डिफरेंट हो सकते हैं, लेकिन उनका नाम, उनका काम थोड़ा सा सेम हो सकता है। नाम भी डिफरेंट होता है, लेकिन जब एनाटॉमिकली नाम देखेंगे, मेटाफाइसिस, डायाफाइसिस, एपिफाइसिस, उसके बाद कॉम्पैक्ट, ऐसे कार्डिकुलेट, वो सब क्या होता है, वो नाम और काम सेम होता है, जबकि कंपोजिशन भी थोड़ी सी सेम होती है, स्ट्रक्चर सेम होती है, ठीक है। इस बोन की स्टडी को क्या कहते हैं, इन बोन की स्टडी को कहते हैं ऑस्टियोलॉजी, क्योंकि बोन को ऑस्टियो कहा जाता है। क्या, ऑस्टियो, स्टडी ऑफ बोन इज कॉल्ड ऑस्टियोलॉजी। हम बोन की स्टडी को ऑस्टियोलॉजी कहते हैं। अच्छा, थोड़ा सा अब बोन को यहाँ पर बना लेते हैं, फिर उसके अंदर स्ट्रक्चर बनाएंगे, पढ़ेंगे। शाबाश, अभी इतना वर्ड भर लिया है फिर भी पढ़ा गए। आप जाके सो जा, हमें पढ़ा रहा है, खुद को बायोलॉजी आती नहीं इतनी, हमें बायोलॉजी पढ़ा रहा है। जाके फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ा ना। हाँ भाई, फिजिक्स केमिस्ट्री ये बायोलॉजी भी है। अगर आप चाहें तो बायोलॉजी भी इतना कोई रट्टा नहीं है, मैं यहाँ पर कोई रट्टा लगाया, मुझे याद है ना, आपको पढ़ा रहा हूँ, सो वैसे ही। अच्छा, स्टडी ऑफ बोन इज कॉल्ड एज ऑस्टियोलॉजी। बोन के अंदर आउटर कवरिंग को क्या कहते हैं, आउटर कवर पेरिओस्टियम होती है। पेरी मीन्स आउटर, ओस्टियम एक लेयर है बोन की, आउटर कवरिंग पेरिओस्टियम होती है। अब ऐसे कह सकते हैं कि उसका थोड़ा नीचे लिख देते हैं, आउटर कवरिंग, आउटर कवर पेरिओस्टियम होता है, पेरिओस्टियम जो कि थिक लेयर है, थिक लेयर है। वो क्या करता है, प्रोवाइड्स ब्लड वेसल्स एंड लिम्फेटिक वेसल्स पाथवे, lymphatic vessels provides pathway to blood vessel, lymphatic vessel pathway। उसके बाद क्या करता है, एक काम इसका यह है, दूसरा काम पेरिओस्टियम का आउटर कवरिंग है, उसका काम दूसरा क्या है, पेरिओस्टियम क्या, ये क्या करता है, एक तो प्रोवाइड करता है ब्लड वेसल्स, लिम्फेटिक वेसल्स को पाथवे, जिसकी वजह से ब्लड फ्लो कर सकता है पूरी बॉडी के अंदर, और पूरी नेटवर्क बिछाई हुई है ब्लड वेसल्स और लिम्फेटिक वेसल्स के अंदर, जो कि हमारे अंदर हर सेल तक न्यूट्रिशन को पहुंचाते हैं, ब्लड को पहुंचाते हैं। लिम्फेटिक वेसल्स के अंदर ऑक्सीजनेटेड से भरी हुई ब्लड या लिम्फ जाती है, जो कि इंटरस्टिशियल टिश्यू की फॉर्म में, जो कि न्यूट्रिशन से भरी हुई और ऑक्सीजन प्योर, ठीक है। दूसरा, पेरिओस्टियम का काम क्या है, ये अटैचमेंट दिलाता है, अटैचमेंट क्या, अटैचमेंट ऑफ मसल्स टू बोन्स, बोन और मसल्स की अटैचमेंट दिलाता है। हम इसे क्या कहेंगे, हमें ये काम दिलाता है, मसल के साथ बोन को जो लिविंग टिश्यू बनाए,
कनेक्ट करे, ज्वाइन करे, जुड़वा है, तो हम उससे क्या कहेंगे? टेंडन। टेंडन एक वो लिविंग टिश्यू है जो कि फ्यूज करवाता है बोन और मसल्स को। टेंडन लिविंग टिश्यू है, लिविंग कनेक्टिव टिश्यू है जो कि बोन टू बोन होता है, BTB, बोन टू बोन। आप शॉर्ट फॉर्म, क्योंकि मेडिकल टर्मिनोलॉजी में जो पढ़ेंगे ना, डॉक्टर बनेंगे वो आगे MBBS हो या नर्स हो, शॉर्ट फॉर्म्स होते हैं, एब्रीवेशंस होते हैं। यहाँ पर भी कोशिश करें अभी से एब्रीवेशंस याद करना शुरू करें, BTB, बोन टू बोन, ठीक है। आगे दूसरा टर्म भी आएगा, मैं आपको बता दूंगा। इनर कवरिंग, इनर कवरिंग, इनर को हम एंडोस्टियम कहते हैं। एंडोस्टियम जो कि थिन लेयर है, ऊपर वाली पेरियोस्टियम क्या होती है? थिक लेयर है। इनर थिन लेयर है जो कि लाइज इनसाइड बिलट बोन कैविटी, बोन कैविटी के अंदर होती है। अब देखें, ये जो बोन है उसकी आउटर कवरिंग को क्या कहेंगे? पेरियोस्टियम। उसके अंदर ये कैविटी है, ये क्या है? कैविटी है। उसके अंदर जो लेयर है वो उसे क्या कहेंगे? एंडोस्टियम। उसके बोन्स के पार्ट्स कितने होते हैं? फिर पढ़ते हैं। इनर एंडोस्टियम इनर लेयर है जो कि पेरीजेनिक, यहां में से कहते हैं ऑस्टियोजेनिक प्रोजेनिटर सेल है। ये क्या है? ऑस्टियोजेनिक प्रोजेनिटर सेल्स है। सर ये सेल्स कौन से होते हैं? पहले बार सुना है हमने जिंदगी में, प्रोजेनिटर सेल्स होते हैं। ऑस्टियोजेनिक प्रोजेनिटर सेल्स क्या होते हैं? ऑस्टियो मीन्स बोन, जेनिक मीन्स बनाना। वो टिश्यूज, वो सेल्स, प्रोजेनिटर्स जो हमारे बॉडी के अंदर टिश्यूज लेयर्स बनाएं और बोन के सेल्स को बनाएं, तो हम ऑस्टियोजेनिक प्रोजेनिटर सेल्स कहते हैं। प्रोजेनिटर सेल्स के अंदर हमें ऑस्टियोब्लास्ट मिलते हैं और कॉन्ड्रोब्लास्ट मिलते हैं। ऑस्टियोब्लास्ट क्या करते हैं? वो बोनी मैट्रिक्स रिलीज करते हैं, बोनी मैट्रिक्स सीक्रेट करते हैं। जबकि कॉन्ड्रोब्लास्ट क्या करते हैं? कार्टिलेज बनाते हैं, कार्टिलेज बनाते हैं। ऑस्टियोब्लास्ट सेल्स बोनी मैट्रिक्स रिलीज करते हैं और कॉन्ड्रोब्लास्ट क्या करते हैं? कार्टिलेज सीक्रेट करते हैं। जो ऑस्टियोब्लास्ट होता है अपने अंदर बोनी मैट्रिक्स कैसे रिलीज करता है? जो बोन ऑस्टियोब्लास्ट सेल होता है वो बोन फार्मिंग सेल होता है। बोन फार्मिंग क्या होता है? बोन को बनाता है। पहले कैसे बनाता है? बोन फार्मिंग कैसे करता है? अपने सराउंडिंग के अंदर वो क्या करता है? मैट्रिक्स को रिलीज करता है। वो मैट्रिक्स एक जगह डिपोजिट होकर पहले जो सॉफ्ट कैलस बनाता है, उस सॉफ्ट कैलस को हम स्पंजी बोन कहते हैं। बाद में वो जाकर कॉम्पैक्ट होता है, कॉम्पैक्ट होकर वो बोनी स्ट्रक्चर पे कन्वर्ट हो जाता है। उससे पहले इसका मतलब क्या है? बोनी कैलस के साथ पहले कार्टिलेज बना था या स्पंजी बोन बना था जो कि सॉफ्ट बोन था, ठीक है। उससे क्या मिला हमें? बोनी टिश्यू। सो वैसे कह सकते हैं कि कार्टिलेज क्या है? प्रीकर्सर है टू बोन्स एम्ब्रियोलॉजिकल डेवलपमेंट के दौरान। तो बाद की बात एक पढ़ लेते हैं। बोनी मैट्रिक्स जिस जगह पर बना है, ये फॉर एग्जाम्पल हमारा ऑस्टियोब्लास्ट सेल है, ऑस्टियोब्लास्ट सेल है। वो क्या करता है? अपनी सराउंडिंग के अंदर बोनी मैट्रिक्स सीक्रेट करता है, तो वो एक स्पंजी बोन बन जाती है। स्पंजी बोन, ये स्पंजी बोन है, हार्ड नहीं है अब तक। जब इसको कंप्रेस करेंगे तो कंप्रेस भी हो पाएगा। जो इलास्टिक है इसे हम स्पंजी बोन कहेंगे। स्पंजी बोन क्या कहेंगे? स्पंजी बोन जो कि बोनी मैट्रिक्स का बना हुआ है। अगर हम क्या करें, जिस जगह के अराउंड वो ऑस्टियोब्लास्ट अपने चौधारी क्या करता है? मैट्रिक्स रिलीज करता है, इस जगह को हम कहेंगे लेकुनाई। क्या कहेंगे? लेकुनाई। स्पेस अराउंड विच मैट्रिक्स इज डिपोजिटेड इज कॉल्ड लेकुनाई। जब ऑस्टियोब्लास्ट डेवलप होते हैं तो क्विकली डिवाइड होकर ल्यूकोनाई से आइसोलेट हो जाते हैं। जब ल्यूकोनाई से आइसोलेट हो जाते हैं तो वो वहां पर ऑस्टियोब्लास्ट ऑस्टियोसाइट में कन्वर्ट हो जाते हैं। ऑस्टियोब्लास्ट डिवाइड इनटू ऑस्टियोसाइट when they isolate from लेकुनाई। जब वो लेकुनाई से आइसोलेट होते हैं तो ऑस्टियोब्लास्ट ऑस्टियोसाइट में कन्वर्ट हो जाते हैं। लेकुनाई कौन सी जगह है? लेकुनाई वो स्पेस है जिसके अराउंड इन ऑस्टियोब्लास्ट मैट्रिक्स डिपॉजिट करता है, ठीक है। कॉन्ड्रोब्लास्ट क्या है? कॉन्ड्रोब्लास्ट लिविंग टिश्यू है जो कि कार्टिलेज को बनाता है। और कॉन्ड्रोब्लास्ट में क्या मिलेगा? जब कॉन्ड्रोब्लास्ट अपने सराउंडिंग में वो मैट्रिक्स डिपॉजिट करके जब आइसोलेट होगा तो हमें कॉन्ड्रोसाइट देगा, ठीक है।
कॉन्ड्रोब्लास्ट में से कॉन्ड्रोसाइट मिलेगा। ये थे लिविंग टिश्यूज ऑफ कार्टिलेज एंड बोन। सो ऑस्टियोब्लास्ट, ऑस्टियोसाइट, ऑस्टियोक्लास्ट बोन के टिश्यू हैं। ऑस्टियोब्लास्ट, ऑस्टियोसाइट, उसके बाद ऑस्टियोक्लास्ट। ये बोन फार्मिंग सेल होता है, ठीक है। ये भी बोन फार्मिंग सेल होता है। ये क्या करता है, बोन ब्रेकिंग सेल होता है, बोन ब्रेकिंग सेल होता है। सर ये भी बोन फार्मिंग, वो भी बोन फार्मिंग। हाँ, ऑस्टियोब्लास्ट क्या करता है, ऑस्टियोब्लास्ट बोनी मैट्रिक्स बनाता है, फिर वो डिपॉजिट करता है बोन पर। जबकि ऑस्टियोसाइट इनिशियली बोन फार्मिंग होते हैं, इनिशियली एम्ब्रियोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो। जब एम्ब्रियो बनता है उस वक्त ऑस्टियोसाइट बनाते हैं। जब कोई बोन फ्रैक्चर हो जाता है, उसकी रिपेयर करने वाले जो बोन होते हैं वो ऑस्टियोब्लास्ट होते हैं, जो बोनी मैट्रिक्स, बोनी मटेरियल बना के डिपॉजिट करते हैं जहां पर बोन टूटा हुआ है या फ्रैक्चर हो गया है। अच्छा, ऑस्टियोब्लास्ट बोन ब्रेकअप करते हैं, तो कैसे ब्रेकअप करते हैं, उसके अंदर उसके बोन के सरफेस पर मिनरल्स होते हैं, मिनरल्स डिपॉजिट होते हैं, वो हार्ड स्ट्रक्चर बनाते हैं। जब हार्ड स्ट्रक्चर बनाते हैं मिनरल्स मिलकर, मिनरल्स कैसे, मिनरल्स होते हैं हमारे फास्फोरस फॉर्म में या कैल्शियम फास्फेट एंड वो दोनों फास्फेट एंड कैल्शियम मिलकर वैसे कंपाउंड बनाते हैं, जो कि मिनरल्स बनाकर बोन की स्ट्रक्चर को तो डिस्टर्ब कर लेते हैं। वो मिनरल्स हैं, इन मिनरल्स को क्या करते हैं, ऑस्टियोब्लास्ट डीमिनरलाइज करते हैं। जब डीमिनरलाइज बोन हो जाता है तो बोन की जो सरफेस है वो वीक हो जाती है, पोरस हो जाती है। उस पोरस के बाद डीमिनरलाइजेशन के बाद स्पेसेस बन जाते हैं जिन्हें हम लेकुनाई कहते हैं। उन लेकुनाई को फिल करने के लिए बोनी मैट्रिक्स चाहिए या बोनी मटेरियल चाहिए। उन स्पेस के अंदर डिपोजिशन की जो बोनी मटेरियल की जरूरत है वो ऑस्टियोब्लास्ट करते हैं। बोन बना इससे किसके बाद, फ्रैक्चर या डीमिनरलाइजेशन के बाद, फिर वो जो करें वो ऑस्टियोब्लास्ट कहेंगे, ठीक है। उसके ये थे आउटर कवरिंग ऑफ द बोन एंड सेल्स। अब थोड़ी सी इसकी फार्मोलॉजी पढ़ लेते हैं बोन की कि कैसे है बोन। लॉन्ग बोन है, इसके 3 पार्ट्स हो सकते हैं मॉर्फोलॉजिकली। 2 टर्मिनल रीजन पर जिन्हें हम एपिफाइसिस कहेंगे, एक बीच वाला जिसे हम डायाफाइसिस कहेंगे। दोनों साइड फिर डायाफाइसिस और एपिफाइसिस के बीच में मेटाफाइसिस होता है। पढ़ लेते हैं क्या है। करेंगे इंटरनली, तो लास्ट वाले जो पोजीशन है इन्हें टर्मिनल बोन कहते हैं। ये स्पंजी बोन होते हैं जिसे हम एपिफाइसिस कहते हैं। एपिफाइसिस, ये भी एपिफाइसिस है। उसके बीच वाले पोर्शन को हम डायाफाइसिस कहते हैं, डायाफाइसिस। तो एपिफाइसिस और डायाफाइसिस के बीच में जो होता है हम इसे मेटाफाइसिस कहते हैं। मेटाफाइसिस, यहां पर भी मेटाफाइसिस है। अगर आपको याद न रह सके कि टर्मिनल पर क्या है, बीच में क्या है, फिर बीच वाले और टर्मिनल के बीच में क्या है, आपको इसे याद करना है। ऐसे EMDME, EMDME, ठीक है। इथाइल मिथाइल डाइमिथाइल इथाइलिन, यहाँ पर केमिस्ट्री क्या हो गया, नहीं इथाइल मिथाइल डाइमिथाइल इथाइलिन नहीं होगा। आप बस ऐसे याद कर लें, एपिफाइसिस लास्ट में भी, उसके बीच में डायाफाइसिस और मेटाफाइसिस के, डायाफाइसिस और एपिफाइसिस के बीच में मेटाफाइसिस, फिर डायाफाइसिस और एपिफाइसिस के बीच में मेटाफाइसिस आता है, EMDME, ठीक है। एपिफाइसिस क्या होती है, एपिफाइसिस स्पंजी पोरस बोन होता है जो कैंसेलस स्ट्रक्चर का होता है। उसके अंदर बोन मेरो होती है, रेड बोन मेरो। जो टर्मिनल रीजन है यहाँ पर स्पंजी बोन, कैंसेलस होता है, ठीक है, पोरस मटेरियल उसमें भरा हुआ होता है जिसके अंदर रेड बोन मेरो मौजूद होती है। उस रेड बोन मेरो से हमें सेल्स मिलते हैं ब्लड के, प्लेटलेट्स, प्लाज्मा सेल्स, WBCs एंड RBCs यहाँ पर बनते हैं। इस लॉन्ग बोन को जब ट्रांसवर्स सेक्शन में देखेंगे, आउटर कवरिंग, उसके अंदर इनर कवरिंग, उसके बाद कितने पार्ट्स हैं, 3, टर्मिनल वाला एपिफाइसिस, उसके बीच वाला डायाफाइसिस, उस डायाफाइसिस और एपिफाइसिस के बीच में मेटाफाइसिस, फिर डायाफाइसिस और मेटाफाइसिस के बीच में, डायाफाइसिस और एपिफाइसिस के बीच में मेटाफाइसिस रहता है, ठीक है। एपिफाइसिस के बारे में पढ़ लिया कि वो क्या होती है, स्पंजी और कैंसेलस होता है। उस कैंसेलस स्ट्रक्चर के अंदर क्रॉस लिंक्ड, वेट बियरिंग क्रॉस लिंक्ड रीजन होते हैं, इन्हें हम ट्रेबिकुलाई कहते हैं। ऐसे ट्रेबिकुलाई कैसे बनते हैं, ट्रेबिकुलाई क्रॉस लिंक्ड रीजन्स होते हैं, ये है क्रॉस लिंक्ड रीजन्स। क्रॉस लिंक्ड रीजन्स का काम क्या होता है, बोन को स्ट्रेंथन करते हैं, उनकी डेंसिटी को बढ़ाते हैं। क्रॉस लिंक्ड रीजन्स का क्रॉस लिंक्ड
weight bearing regions called ट्रेबिकुलाई। ट्रेबिकुलाई क्या करती है? ट्रेबिकुलाई प्रोवाइड स्ट्रेंथ एंड इंक्रीज डेंसिटी, वो बोन की डेंसिटी को बढ़ाते हैं और स्ट्रॉन्ग बनाते हैं बोन को। उसके अंदर हनीकॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर होता है। देखो हनीकॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर कैसे, हनी के अंदर जो होते हैं वो कंपार्टमेंट्स होते हैं, कैसे, उसके अंदर ऐसे ये जो कंपार्टमेंट्स होते हैं ना, इसमें भी कंपार्टमेंट्स होते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, क्रॉस लिंक्ड रीजन्स, ट्रेबिकुलर या हनीकॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर। यहाँ पर रेड बोन मेरो होता है, यहाँ पर क्या होता है, रेड बोन मेरो होता है, जहां पर बोन के सेल्स बनते हैं, आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज, प्लेटिलेट्स, उसके साथ साथ प्लाज्मा भी पड़ता है, ठीक है। प्लाज्मा, अच्छा आरबीसी कितनी होती है, 45% सेल होते हैं, बाकी 55% क्या होता है, प्लाज्मा होता है, फ्लूइड भरा हुआ होता है। ये जो लॉन्ग बोन है ना, उसके अंदर टर्मिनल्स के अंदर रेड बोन मेरो, उसके अंदर येलो बोन मेरो होता है, और दोनों बोन मेरो में हमें क्या मिलते हैं, ब्लड के सेल्स मिलते हैं, ठीक। पूरी बोन की जो टफेस्ट मोस्ट स्ट्रक्चर होती है हम उसे डायाफाइसिस कहेंगे। तो डायाफाइसिस के अंदर चले जाएंगे, डायाफाइसिस, तो डायाफाइसिस में हमें क्या मिलता है, आउटर कवरिंग, आउटर टफेस्ट स्ट्रक्चर कवर कॉल्ड कार्टिकल बोन। कार्टिकल बोन क्या है, ये एक हार्डेस्ट फॉर्म है, डायाफाइसिस में मिलता है बीच में, ठीक है, ये डायाफाइसिस है। उस डायाफाइसिस के अंदर, या ऐसे कह सकते हैं डायाफाइसिस के मटेरियल का बना होता है कार्टिकल बोन। कार्टिकल बोन के अंदर ऑस्टियान होते हैं, ऑस्टियान्स। अच्छा याद कर लें, पूरी बॉडी को देखेंगे तो एंडोस्केलेटन के अंदर लॉन्ग बोन होते हैं, ये लॉन्ग बोन है, हेमर ये भी लॉन्ग बोन है, फीमर वाला लॉन्ग बोन है। हमारे अंदर जो भी रेक्टेंगुलर शेप में है वो सब लॉन्ग बोन है। फिर क्यों ना एक फेलेंज हो, क्योंकि फेलेंज की लेंथ देखिए कि रेक्टेंगुलर शेप में है, उससे भी हम लॉन्ग बोन में कंसीडर करेंगे, लॉन्ग बोन है। हर लॉन्ग बोन के अंदर 3 रीजन, ठीक है, एपिफाइसिस, मेटाफाइसिस, डायाफाइसिस। उस डायाफाइसिस के अंदर चले जाएंगे, उस डायाफाइसिस के अंदर टफेस्ट स्ट्रक्चर में मिलती है कार्टिकल बोन, जो पूरी बॉडी का 80% मैस बनाता है, 80% मैस, 80% ऑफ द एंडोस्केलेटन क्या बनाता है, कार्टिकल बोन। ऑस्टियन, कार्टिकल बोन किसका बना होता है, ऑस्टियन का। ऑस्टियन क्या है, ये ऑस्टियन स्मॉल सिलेंडर्स होते हैं, ऐसे, ठीक है। ऑस्टियन किस चीज का बना हुआ होता है, ऑस्टियन बना होता है लेमिलाई का स्पेल आप खुद ले लेना, ठीक है, देखना कि लेमिलाई की स्पेलिंग क्या है, मुझे पता नहीं, अब मैं सिर्फ आपको बायोलॉजी पढ़ा रहा हूँ, इंग्लिश की रेगुलेशन से स्पेलिंग नहीं पढ़ा रहा, ठीक है, गलती हो सकती है। लेमिलाई कौन सी चीजें होती हैं, लेमिलाई होती हैं सर्कुलर लेयर्स, क्या होती है, स्फेरिकल लेयर्स या सर्कुलर लेयर्स होती हैं, सर्कुलर लेयर्स। कैसे बनाते हैं ऑस्टियन को, फॉर एग्जांपल ये ऑस्टियन है, उसके अंदर ऐसे लेमिलाई पाए जाते हैं, ऐसे लेमिलाई पाए जाते हैं जो ऑस्टियन को बनाते हैं। लेमिलाई किन चीजों का बना हुआ होता है, लेमिलाई बना होता है ऑर्गेनिक पोर्शन और इनऑर्गेनिक पोर्शन का। ऑर्गेनिक पोर्शन में क्या आता है, कोलेजन फाइबर होता है, हमारी पूरी एंडोस्केलेटन ज्यादातर कोलेजन फाइबर्स का बना होता है, जबकि स्ट्रॉन्ग फाइबर्स होते हैं। इनऑर्गेनिक पोर्शन क्या है, इनऑर्गेनिक पोर्शन है हाइड्रोक्सी एपिटेट होता है, उसके अंदर कैल्शियम फास्फेट आ सकता है, CH3PO4 2, क्योंकि फास्फेट पर जब हम फार्मूला बनाएंगे फास्फोरिक एसिड से H3PO4, जब हम हाइड्रोजन को निकाल लेंगे इस पर -3 आ जाएगा, ठीक है। कैल्शियम पर कितने चार्ज है, +2, ये -3 यहाँ आ जाएगा, ये +2 यहाँ पर आ जाएगा, तो फार्मूला क्या बनेगा, CH3PO4 2। केमिस्ट्री में फार्मूले बनाने थोड़े से आसान है, ठीक। हर एक ऑस्टियन के अंदर फिर देखते हैं कि हेवरियन कैनाल होता है, ऑस्टियन के अंदर हेवरियन कैनाल रहता है। हेवरियन कैनाल में क्या होता है, इसके अंदर ब्लड वेसल्स भी होते हैं, प्लस में नर्व्स भी होती है,
ब्लड वेसल्स प्लस में नर्व्स। जब ओवरऑल बोन के अंदर देखेंगे, इनसाइड बोन, वहां पर मेडुलरी कैविटी होती है, मेडुलरी कैविटी, जिसके अंदर हमें येलो बोन मेरो मिलता है। ठीक, इस येलो बोन मेरो का काम क्या होता है? ब्लड सेल बनाना, ब्लड सेल की प्रोडक्शन करना। इस मेडुलरी कैविटी की स्ट्रक्चर थोड़ी सी ऐसी होती है जैसे एपिफाइसिस की। ट्रेबिकुलाई होती है, क्रॉस लिंक्ड रीजन्स होते हैं, यहाँ ऐसे कह सकते हैं कि हनीकॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर्स होती है। ठीक, यहाँ पर कोई चीज मेरे समझ में नहीं रही। कार्टिकल बोन 80% बनाता है पूरी एंडोस्केलेटन का, और 10 to 20% वाटर रखता है। कौन? ये बोन के अंदर 10 to 20% वाटर होता है और 10 to 20% ब्लड सेल्स प्रोड्यूस करता है। जबकि कार्टिकल बोन, पूरा कार्टिकल बोन क्या करता है? 80% सेल प्रोडक्शन करती है। एपिफाइसिस 10 to 20% वाटर भी रखता है, 10 to 20% ब्लड सेल्स भी रखता है, ब्लड सेल्स। ये था ऑल अबाउट अवर बोन एंडोस्केलेटन। ठीक है, कल कोशिश करेंगे हम कार्टिलेज पढ़ेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि हर आने वाली वीडियोस की लिंक आप तक पहुंच सके, नोटिफिकेशन देर ना हो सके। थैंक यू।